चलिए, तो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं पिछली क्लास के अंदर। हाँ चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, पिछली क्लास के अंदर हमने डाउट क्लासेस वगैरह जो है, अभी डाउट क्लासेस के अंदर ये है अपन, ये यहाँ सबल बिल्डिंग के अंदर आप आइएगा, ऑफलाइन डाउट क्लासेस लगी हुई है। तो डाउट क्लासेस में जिन भी फैकल्टीज की लगी हुई हो, आप तो सब्जेक्ट नेम बोलिएगा और वहां पे ये हो जाएगा, है ना। तो अभी जैसे मेरा तो अभी क्लासेस वगैरह का ये है, तो डीसी में अभी है नहीं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब देखो, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा, न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, फिर उसके बाद में ये पढ़ा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी के डिफरेंट फैक्टर्स हमने पढ़े। न्यूक्लियोफिलिसिटी में हमने फिर ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। तो लास्ट में हमने सॉल्वेंट इफेक्ट देखा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो उसके अंदर वाटर सॉल्वेट कर लेता है, जैसे F-Cl- Br-I-। तो फ्लोराइड आयन को सबसे ज्यादा सॉल्वेट कर लेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि उस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा उसको घेर लेगा, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, सबसे कम यहाँ पे ये हो जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यदि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट हम लोग लेंगे, तो उसके अंदर क्या रहेगा कि वो एनाइन को सॉल्वेट नहीं करता, उल्टा उसको रिपेल करेगा। रिपेल ज्यादा किसको करेगा, जिसपे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। देन उस केस में फ्लोराइड की जो F- की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। ये सबको सबने पढ़ा घर जाके, ये बताओ सबने पढ़ा इसको घर जाके, जो मैंने आपको जो पिछली क्लास उसको पढ़ना जरूर है। और अब देखो धीरे धीरे क्या होगा कि 11th क्लास में जो जीओसी वगैरह का पोर्शन होता है ना, चाहे किसी स्टूडेंट ने स्कूलिंग भी करी होगी तो उसने इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन ये जरूर पढ़ा है। तो इन सबको थोड़ा रिवाइज करिएगा, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में अपने को ये जानकारी होनी चाहिए। हाँ, रेस को आज आज अभी एक लास्ट में रेस को अपन अपन स्टार्ट कर लेंगे आज, लेकिन अभी यहाँ पे ये है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इन सबको थोड़ा सा रिवीजन में लीजिएगा, वो जरूरी यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़े, तो इसमें हमने 11th क्लास में हम लोग क्या एक टॉपिक पढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उसमें एक हम लोग बात पढ़ते हैं बेसिसिटी। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ जो सम इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं जो हमें, तो उसमें हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बाद में बेसिसिटी को थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। बेसिसिटी बेसिकली हम लोग डिटेल से 11th में पढ़ लेते हैं। हम लोग बेसिसिटी क्यों यहाँ थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, उसका रीजन है। जैसे देखो, मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे मान लो मैंने लिखा OH माइनस आयन, है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा OH माइनस आयन। जब OH माइनस मैंने लिखा और आपसे ये मैं पूछूं कि ये न्यूक्लियोफाइल है या बेस है, तो ऐसे केस में आप क्या आंसर करेंगे? भाई बेस बेस है, जैसे OH माइनस आपके सामने आया। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे कि ये बेस है या न्यूक्लियोफाइल है, तो आप इसका क्या आंसर करना चाहेंगे? तो अब इसमें ये डिपेंड, क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो अटैक करे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। और यहाँ पे नेगेटिव, ये मतलब ये अब कंफ्यूजन हो जाता है ना कि यार ये तो हाइड्रोक्साइड, तो बेस भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो इनमें क्या है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की कोई न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, इनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, को न्यूक्लियोफाइल हम कब बोलते हैं, बेस हम कब बोलते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा बेसिसिटी थोड़ा सा देखना रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी पिछली क्लास के अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी पे काफी डिटेल से हमने यहाँ पे बात की थी। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं बेसिसिटी। बेसिकली हम लोग एसिड बेस स्ट्रेंथ पूरा कवर कर चुके होते हैं, लेकिन तो हम लोग यहाँ पे जिससे कि हमें बात समझ में आ जाए उतनी बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखना, यहाँ पे एक पॉइंट लगा के हम लोग एक बात को यहाँ समझते हैं। देखिए कि जैसे यहाँ पे हम लोग इसको इस तरीके से देखें, जैसे अभी ये है ना कि हेडिंग क्या लिखें, तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेज बेसिसिटी, कि इनमें क्या यहाँ पे इन दोनों के, न्यूक्लियोफिलिसिटी हम पढ़ चुके हैं, बेसिसिटी 11th में क्लास में देख चुके हैं, तो इनमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है वो वाली बात देखते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, देखिएगा जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास है एक NaOH, सभी स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे, और यहाँ पे है एक HCl।
अब अपने को पता है कि यहाँ पे मेरे पास NaOH है, तो यहाँ Na प्लस OH माइनस HCl में ये इस तरीके से ही रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस यहाँ पे अटैक करके H प्लस ले लेगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो हम सबको पता है कि यहाँ NaCl बना प्लस H2O बना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे समझना कि यहाँ पे क्या हुआ कि NaOH ने अटैक किया सामने वाली स्पीसीज पे, सॉल्वेंट इफेक्ट कंप्लीट हो गया था। मैंने यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक में ऑर्डर बता दिया था ना आकर्षित। मैंने यहाँ पे एक बात बताओ, यदि नहीं हुआ तो मैंने पोलर ए प्रोटिक के अंदर आपको फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये ऑर्डर बता दिया था ना मैंने, कि भाई ये वाला ऑर्डर, एक बाकी बच्चे चेक करें कि पोलर, फिर मैंने क्लास को अपलोड भी कर दिया था, है ना। हाँ, ये वाला यहाँ पे मैंने बता दिया था कि पोलर ए, हाँ उसी को मैं बता रहा था, उसी को मैं बता रहा था, लेकिन वो हो गया था कंप्लीट, यहाँ पे हो गया था कंप्लीट वो, कि यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। चलो एक काम करेंगे, यदि ऐसा लगता है कि लास्ट एंड में, क्लास के एंड में मैं इसको वापस से भी रिपीट कर दूंगा, है ना। जैसे ऐसे लगता है कि भाई वो एंड में हुआ था और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, तो मैं एंड में उसको वापस से रिपीट भी कर दूंगा, किसी को वापस से समझना है तो ठीक है। चलिए, तो अपन यहाँ पे, मेरे को थोड़ा याद दिला दिया ना लास्ट में जब 5-7, हाँ मान लो किसी स्टूडेंट को, चलो अब मेरे को ये बताने दो यार एक बार, है ना। देखो क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे स्क्रीन पे, कि यहाँ पे जो OH माइनस है ना, इसने क्या किया, सामने वाली स्पीसीज से H प्लस ले लिया। तो जब भी कभी कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज H प्लस पे अटैक करे, मतलब सामने वाली स्पीसीज से H प्लस को ले ले, तो ऐसे केस में उसको हम टर्म देते हैं बेस। यहाँ पे NaOH जो होगा ये बेस होगा, और इसके H प्लस लेने की कितनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। तो बेस तो हम लोग कब बोलेंगे, जब वो किस पे अटैक कर रहा हो, H प्लस पे, कि H प्लस पे अटैक करने की टेंडेंसी हो, सामने वाली स्पीसीज से H प्लस लेने की टेंडेंसी हो, तो बेस। और इसी तरह से देखो बच्चों यार, अपन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे NaOH है, और यहाँ पे हमने ले लिया जैसे RX। देखो R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। एक्स मतलब हेलोजन। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम देखें कि यहाँ प्लस, ये माइनस, इधर ये हेलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इसको, तो यहाँ पे ये इस पे अटैक करे, आर पे अटैक करे, और यहाँ से ये हेलोजन ये हट जाए। इस तरह की, देखो यहाँ रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना है, जो मैं बता रहा हूँ उस बात पे ध्यान दीजिएगा, कि सपोज यहाँ पे इस तरीके से ये होता है, और यहाँ पे ये प्रोडक्ट ये बना। तो अब यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज H प्लस के अलावा अदर किसी एटम पे अटैक, तो उस केस में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तब उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, कि कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज H प्लस पे अटैक करे, यदि कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज H प्लस पे अटैक करे, तो उस केस में उसको बेस बोलते हैं। और यदि वो H प्लस के अलावा अदर किसी एटम पे अटैक करे, तो उसको न्यूक्लियोफाइल। तो और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, वही अटैक करने की टेंडेंसी। तो ऐसे बेसिसिटी क्या होगी, सामने वाली स्पीसीज से कितना कितना इफेक्टिवली वो H प्लस ले सकता है। तो अब जैसे हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी के फैक्टर्स हमने पढ़े, वैसे ही बेसिसिटी के एक दो फैक्टर्स हैं, उनको हम लोग देखेंगे। लेकिन एक बार यहाँ पे एक पॉइंट लगा के सभी बच्चे नोट करिएगा, नोट करो, देखो साथ साथ नोट करना, कि बेसिसिटी इज द एबिलिटी of the species to remove H plus ion from an acid। कि किसी एसिड से H प्लस रिमूव करने की जो टेंडेंसी है, किसी एसिड से H प्लस कितना स्ट्रांगली वो ले ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी, यहाँ पे ये बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल में आर्यन कुछ भी नहीं है। सेकंड एग्जाम, बस मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज यदि H प्लस पे अटैक करे, तो उसको बेस बोलते हैं। और H प्लस के अलावा और किसी एटम पे अटैक करे, यहाँ पे अभी ये मत ध्यान देना ये रिएक्शन कैसे हुई, बस ये आप देखो कि NaOH का OH माइनस क्या H प्लस के अलावा अदर किसी एटम पे अटैक कर रहा है क्या, यस, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। रिएक्शंस वगैरह तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे क्या यहाँ होती है। एल्काइल इस पे अटैक किया, यहाँ पे ये बना, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ये हो गया। सभी बच्चों ने नोट किया होगा यहाँ पे ये। तो अब यहाँ पे देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर्स
फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी, और इन फैक्टर्स को भी साथ साथ याद करेंगे यार। वैसे तो जिन, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी, तो पहला यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की यदि हम बात करें तो यहाँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ अप्लाई होता है, ये पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि जो एलिमेंट्स एक पीरियड से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन करें, देखिए कि CH3 माइनस, देखो ये कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, मतलब कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको सभी से हम लोग कंपेयर, मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बेसिसिटी ऑर्डर बताना है, तो समझते जाएंगे भाई। यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फ्लोरीन पे नेगेटिव, एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो अब देखो H प्लस अपना लोन पे, देखो H प्लस को लेना, H प्लस को कैसे लेगा, तो H प्लस के पास तो कोई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए, तो कोई भी बेस अपना लोन पेयर देकर और H प्लस को लेगा, तो अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज देने की जितनी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी, बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और आसानी से अपना लोन पेयर कब दे सकता है भाई, लोन पेयर क्यों दे रहा है, ताकि वो H प्लस को ले सके। H प्लस को देने के लिए लोन पेयर की क्यों जरूरत है, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और H प्लस के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो सीधी सा यहाँ पे सीधा सा फंडा ये हो गया कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, बताइए उसकी बेसिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बेसिसिटी यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ बेसिसिटी को कंपेयर करेंगे तो इन सभी में ये वाला ऑर्डर यहाँ आ जाएगा ना। बेसिसिटी को एक्चुअली क्या रहता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पे बहुत सारे क्वेश्चंस करके बात कर रहे होते हैं, हमें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में थोड़ा सा देखना है, इस वजह से हम लोग थोड़ा समझ के चलेंगे कि बेसिसिटी यहाँ पे क्या। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेसिसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे, क्यों, क्योंकि अपना लोन पेयर देकर H प्लस लेने की जो टेंडेंसी होती है वो बेसिसिटी होती है। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आया यहाँ पे ये वाला फैक्टर, बहुत ही आसान, कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बेसिसिटी ज्यादा, तो इस तरीके से यहाँ पे इनको हम लोग कंपेयर, बोलो यार समझ में आया ये वाली बात। अब यहाँ पे दूसरा फैक्टर हम लोग चलते हैं, दूसरा फैक्टर यहाँ हो जाएगा साइज। दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइज। साइज वाली यहाँ पे बात क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं साइज पे, कि जैसे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, और वही यहाँ पे बेसिसिटी ऑर्डर पे बात करनी है। अब जब बेसिसिटी ऑर्डर पे यहाँ पे बात करनी है, तो बेसिसिटी मतलब H प्लस लेने की टेंडेंसी। अब बच्चों ध्यान देना कि H प्लस आया और H प्लस ने देखा कि यार सभी पे एक एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, सभी पे एक एक यूनिट ही नेगेटिव चार्ज है, तो वो H प्लस क्या करेगा, उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, जहां चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहाँ होगी, जिसका साइज कम होगा। तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, वो बेसिसिटी का ऑर्डर इस तरीके से आएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसकी साइज क्या है, कम, साइज कम है तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि आप देखो बच्चों साइड में ये लिख सकते हो कि चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो H प्लस, भाई H प्लस आके देखा कि यार सभी पे एक एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, लेकिन फ्लोरीन पे, F पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि कम जगह पे उतना ही चार्ज है, तो इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, मतलब इसकी जो बेसिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो फैक्टर्स आप दिमाग में रखिएगा। देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी के अपने फैक्टर्स हैं, वो अपनी जगह है, वो पिछली क्लास में पढ़े। बेसिसिटी के ये दो फैक्टर्स आप ध्यान रखिएगा कि बेसिसिटी में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बेसिसिटी ज्यादा। एंड साहब देखो इसको हम कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर से भी कर सकते हैं, कि यहाँ पे इन सभी के कॉन्जुगेटेड एसिड बना लिए, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड HI बनता है, HBr, HCl, HF। हमें पता है HI सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो जो HI सबसे स्ट्रॉन्ग होगा तो I माइनस क्या हो जाएगा, सबसे वीक बेस हो जाएगा। तो जिन बच्चों को मतलब इस तरीके से भी इसको हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, लिख लिया हो तो बताइएगा। नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐश्वर्य नहीं बात करेंगे, जैसे I माइनस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप यहाँ लिख लेना कि साइज कॉन्सेप्ट पीरियड के एलिमेंट्स पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाते हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स में साइज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रहता है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग
यहां देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देखो CH3, यहाँ O माइनस और यहाँ CH3, साथ साथ में आप एक्सप्लेनेशन लिखते जाइएगा, है ना। यहाँ पे हाँ, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन साइज, सही बात। अब देखो यहाँ पे ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ ये सेकंड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि यदि इनकी बेसिसिटी को कंपेयर कराएं, बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जाए, तो बताइए इन दोनों में आप किसकी बेसिसिटी ज्यादा बताना चाहें। यदि यहाँ पे बेसिसिटी की बात करें तो किसकी बेसिसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, फर्स्ट की या सेकंड की। तो देखो यहाँ पे जो बेसिसिटी का आंसर आएगा, वो बेसिसिटी का आंसर यहाँ पे आएगा सेकंड की बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी फर्स्ट वाले से। अब देखो इसका क्या, देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पहले आप मेरी बात पूरी ध्यान से समझिएगा, फिर किसी भी बच्चे का कोई डाउट होगा तो आप अनम्यूट होके मेरे से बात कर सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको ध्यान से समझो। देखिए क्या रीजन होगा इसका, देखो बेसिसिटी में अपन इसको ऐसे समझाएंगे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप्स हैं और इन मिथाइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट लगे, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट अपन सभी जानते हैं क्या होता है, और प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो उस वजह से यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, है ना। इधर से प्लस आई इफेक्ट, इधर से प्लस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, देखो जब दोनों में ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट लगेगा, ना ही साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट तब लगता है जब अलग अलग एलिमेंट्स पे नेगेटिव चार्ज हो। पीरियड के अलोंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप के अलोंग कौन सा लग जाता है, साइज। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे बात ये रहेगी कि बेसिसिटी H प्लस को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, क्यों, क्योंकि तीनों तरफ से क्या आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे ये बेसिसिटी ऑर्डर है, और आप यहाँ पे इसके आगे लिख लो कि सेकंड में क्या है, प्लस आई ज्यादा है, तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ सेकंड वाले के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो 3 मिथाइल, प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो बेसिसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। चलिए ये तो हो गया यहाँ पे बेसिसिटी के लिए। अब यदि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछा जाए, सेम क्वेश्चन, तो आप क्या आंसर दे, हाँ शिशिर बिल्कुल, अमन सही बात। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर पूछा जाए तो वो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, सेकंड वाले से ज्यादा हो जाएगा, और इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में समझा था। हाँ, वो स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात हो जाए कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है सेकंड वाले में क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, और स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब क्राउडिंग, क्राउडिंग यहाँ पे ये होगी, तो इस वजह से इसके अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी। लेकिन यहाँ पे अब कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि सर वहां पे फर्स्ट वाले में आपने स्टेरिक हिंड्रेंस को क्यों देखा, यहाँ पे नहीं। हर्षित देखो, यदि आप प्लस आई इफेक्ट नहीं जान रहे हैं तो ऐसे है ना, मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, और बाकी सभी बच्चों को भी बताऊं कि जैसे हम लोग अभी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट वगैरह पढ़ेंगे, तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी कि आपको ये आइडिया हो कि कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में इन्वॉल्व है कि नहीं है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कब कम होती है, कब ज्यादा होती है। तो हम लोग यदि स्कूलिंग वगैरह भी देखते हैं तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई माइनस आई दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, प्लस एम क्या होता है, माइनस एम क्या होता है, हाइपर को, ये बेसिक आइडिया यदि हमें नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन वो हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि हम प्लस आई क्लास में यहाँ पे अभी अपन पढ़े, क्योंकि ऐसे तो फिर 12th का कोर्स कभी हो ही नहीं पाएगा, और उसमें जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो बड़ा गड़बड़ ये हो जाएगा, और वो पॉसिबल, आपको भी पता है वो पॉसिबल भी नहीं। तो इसलिए क्या करना है, जिन बच्चों ने भी ये नहीं पढ़ रखा तो पैरेलली थोड़ा पढ़ो, यहाँ डाउट क्लासेज आप ज्वाइन करो, और ऐसे करके थोड़ा सा आप यहाँ पे मैनेज करो, नहीं तो आगे जाके मैं आपको बताऊं कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी वगैरह में, जैसे मान लो कार्बोकेटाइन स्टेबल कौन सा है, कौन सा नहीं है, मैं आंसर तो बताता जाऊंगा। जैसे आप मेरे को पूछेंगे कि सर ये कार्बोकेटाइन क्यों ज्यादा स्टेबल, रीजंस में बताता जाऊंगा, लेकिन जैसे कोई स्टूडेंट बोले कि सर मुझे रेजोनेंस नहीं आता, वहां पे फिर चक्कर पड़ जाए, या कोई बोले कि सर हाइपर, तो ये वाला है। हाँ, तो जीओसी के अंदर इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन, इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए, जीओसी में इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन।
और जीओसी के वो टॉपिक्स चाहे अभी जैसे रेजोनेंस एनर्जी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एरोमेटिसिटी, वो सब एक बार छोड़ दीजिएगा। एक बार आपको इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस माइनस आई इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये मैं आंसर आपके सारे करता जाऊंगा जो भी आप मेरे से पूछेंगे, वहां मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बिल्कुल ही ऐसे बोलते हैं कि मैंने तो 11th में इंडक्टिव ही नहीं सुना, तो फिर थोड़ा सा आपको देखना रहेगा यार, है ना, वो वाली बात। अब देखो यार बच्चों, यहाँ इस पे इस बात को अपन खत्म करते हैं यहाँ पे, कि आखिर यहाँ पे चक्कर क्या है, यहाँ पे ये उल्टी, ये चक्कर कैसे पड़ा, कि यहाँ पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क कर रही है, यहाँ नहीं। आप ध्यान से समझना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलो एक बात देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ये हो गया कि वो H प्लस पे अटैक नहीं कर रहा होगा। मतलब जैसे देखो यार, कोई रिएक्शन होती है ना, कि जैसे ये है न्यूक्लियोफाइल और यहाँ कोई कार्बन है, हमने पिछले क्लास में भी बात की थी, और यहाँ जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मैंने कोई लिख दिया लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप होता है ड्यूरिंग रिएक्शन जो हटता है। अब देखो यार, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे ग्रुप लगे हैं इस पे, यहाँ पे, तो अब जब ये इस पे अप्रोच करेगा तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करती है, तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस मैटर करती है। तो ये पिछली क्लास का क्वेश्चन है, पिछली क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन किया था, ये स्टेरिकली हिंडर्ड है तो इसके अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अब बात ये आती है कि हमने बेसिसिटी में स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों नहीं देखी, तो यार बच्चों समझना कि यहाँ पे आप ये समझिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान देना, कि यहाँ पे जब ये न्यूक्लियोफाइल होता है ना, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कार्बन से इंटरेक्ट हो रहा है जो जनरली टेट्राहेड्रल होता है, लेकिन बेसिसिटी में यहाँ पे ये वाला जो आयन है वो H प्लस से इंटरेक्ट होगा, और H प्लस एक बहुत छोटा आयन होता है, और जब छोटा आयन होता है ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे मैटर ही नहीं करती है। देखो इसको मैं एक बात से समझाता हूँ आपको, देखो एक बात से समझना, जैसे देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझिएगा सभी स्टूडेंट्स, कि जैसे देखो ये कोई वीआईपी पर्सन है, कोई पॉलिटिशियन है मान लीजिए, और इसके क्या है, ये गार्ड्स हैं, इसके चारों तरफ ये गार्ड्स हैं जो इसको हिंडर्ड किए हुए हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। ये ध्यान से सुनना यार, इस बात को हमेशा के लिए, ये वाली बात क्लियर हो जाएगी, कभी डाउट नहीं। ये गार्ड्स क्या करेंगे, ये गार्ड्स ये करेंगे कि यहाँ पे इस पॉलिटिशियन, जैसे यहाँ पब्लिक है ना, यहाँ पे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे लोग हैं, तो ये लोग यदि मिलना चाहेंगे इस वीआईपी पर्सन से, तो ये गार्ड्स इसको प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं भाई दूर हटो। तो एक तरह से ये लोग इससे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो स्टेरिकली हिंडर्ड है, तो हिंड्रेंस यहाँ पे मैटर कर रही है, मतलब यहाँ पे इनकी हिंड्रेंस है ना, वो इन लोगों को, जैसे यहाँ पे लोग हैं इस तरीके से, यहाँ पे अदर लोग हैं, यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे ये लोग हैं अदर, तो ये लोग जो है ना वो इस पर्सन के पास नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी क्या लग रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। अब देखिएगा इसको ऐसे समझना कि जैसे यहाँ कोई छोटा मोटा कोई कीड़ा है या कोई मच्छर, ठीक है, वो वो कोई मच्छर जो है ना, वो आके और यहाँ पे जैसे वो आया और आके इस पर्सन को काट लिया, तो ऐसे केस में क्या है कि ये जो गार्ड्स की हिंड्रेंस है ना, वो इसके लिए मैटर ही नहीं करेगी क्योंकि खुद बहुत छोटा सा है। मतलब ये लोग देख भी रहे होंगे ना कि यार कोई मच्छर आके नेताजी को कट कर रहा है, तो हो गया कट कर ले, नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इन लोगों के लिए यहाँ पे इनकी हिंड्रेंस मैटर करती है, लेकिन इसका साइज इतना कम है कि इनकी हिंड्रेंस यहाँ मैटर ही नहीं करेगी, ये आसानी से अप्रोच यहाँ कर सकता है। सिमिलरली कि जब ये बेस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, सुनना यार बच्चों ध्यान से, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कि जब ये बेस की तरह बिहेव कर रहे होते हैं तो H प्लस से इंटरेक्ट होते हैं, और H प्लस खुद इतना स्मॉल है कि वहां हिंड्रेंस कोई मैटर नहीं करती, तो वहां H प्लस वहां अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा जहां ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसकी वजह से हो जाएगी, प्लस आई इफेक्ट की वजह से। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर ये इंटरेक्ट होते हैं टेट्राहेड्रल कार्बन से, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो इसके अटैक करने की टेंडेंसी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ फर्स्ट की ज्यादा है, जबकि बेसिसिटी यहाँ सेकंड की ज्यादा है। बोलो यार ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ, बोलो ईमानदारी से बताओ, सभी को क्लियर हुआ यहाँ पे बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी को? बेसिसिटी में स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आप रीजन लिख लो कि H प्लस आयन का साइज बहुत ही कम है, तो इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे मैटर नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग आगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, एक नोट लगा के लिखो, जनरली न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड basicity order, it's same if
देखो इसको लिखो फिर मैं समझाऊंगा। जनरली न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर इज सेम इफ, यहां पे पहला पॉइंट लिखो, डोनर एटम, इफ डोनर एटम बिलोंग्स टू सेम पीरियड। ये आपको सबको समझ में आ जाएगा, एक बार लिख लो। और सेकंड लिख लो, इफ डोनर एटम इज सेम। डोनर एटम इज सेम। चलिए अब देखो यहाँ पे डोनर एटम बिलोंग्स टू सेम पीरियड इफ डोनर एटम इज सेम। देखो कैसे, मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर एंड बेसिसिटी का ऑर्डर सेम होगा। आप इन दो बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे, कब? जब डोनर एटम जो होगा वो सेम पीरियड से बिलोंग करे, या डोनर एटम यहाँ पे क्या हो, सेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, देखिए है ना। क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देखिए उसी वाली बात को हम लोग, देखो ये स्पीसीज इतने इंपॉर्टेंट है कि इनसे सारी बातें क्लियर हो जाती। आप साथ साथ लिखो बस यार, है ना, ताकि थोड़ा क्लास का आउटपुट ज्यादा निकले, हम लोग साथ साथ लिखेंगे तो। देखो जैसे ये क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिख लिया कि यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, यहाँ थर्ड एंड यहाँ पे फोर्थ। तो अब देखो यहाँ क्या होगा कि इसमें देखो ये जो डोनर एटम है ये एक पीरियड से रिलेटेड है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो ये फर्स्ट वाले में आ रहा है डोनर एटम इसमें, तो इसका मतलब यहाँ पे यदि हम लोग इसका बेसिसिटी ऑर्डर निकालेंगे तो भी यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट से ये आएगा। और यदि हम लोग इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर निकालें तो भी यहाँ पे सेम वही आएगा। बस वो स्टेरिक हिंड्रेंस का और वो सारे केस, अभी जो पिछला केस कराया वो एक अलग बात थी, स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह मैटर कर जाए तो अलग बात है, इसलिए हमने लिखा जनरली। कि यहाँ पे क्या है कि इस क्वेश्चन, देखो मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है पिछली क्लास में कराया। आप वहां पे अपने नोट्स आपके पास होंगे, पेज पलट के देख लो, वहां कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। बेसिसिटी वाला मैंने आज करवाया, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट वही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो इसका मतलब यहाँ पे बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों के लिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे ये आ रहा होगा। तुरंत लिखो यार, इसको तुरंत लिखो, आगे बढ़ते हैं। देखो कि इस क्वेश्चन में यदि डोनर एटम सेम पीरियड से है तो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी, आप चाहे फैक्टर्स देख लो, पीछे पेज निकाल के फैक्टर्स देख लीजिए, दोनों का मैंने फैक्टर्स लिखा है, सेम यहाँ पे ये वाली बात हो रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नोट कर चुके हो ना यार, है ना। आपको मैं यहाँ पे कोई नहीं कराए तो प्रीवियस, या मैं अपलोड भी कर देता हूँ पीडीएफ, या प्रीवियस पेज के लिए कोई बोलेगा तो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि RO माइनस, HO माइनस, PHO माइनस, ये देखो आप पिछली क्लास पढ़ के आया करो भाई, क्योंकि ये मैंने ये क्वेश्चन पिछली क्लास में करवाया था। अपन को इन सबको समझने के लिए देखो यहाँ पे ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये यहाँ थर्ड, ये यहाँ फोर्थ, और यहाँ पे ये फिफ्थ। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूं, अब देखो यहाँ पे बच्चों देखना, यहाँ पे डोनर एटम यदि सेम हो तो फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी, यदि डोनर एटम, देखो डोनर एटम यदि सेम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि डोनर एटम O माइनस, O माइनस, O माइनस, O माइनस। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे यदि हम बात करें बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑर्डर, तो बेसिसिटी देखो सीधी सी बात है, यदि O नेगेटिव डीलोकेलाइज हो रहा है तो H प्लस को देने की टेंडेंसी कम होगी। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में हम कर चुके हैं, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि लोकेलाइज्ड लोन पेयर जो होगा या लोकेलाइज्ड नेगेटिव चार्ज होगा वो सामने वाली स्पीसीज को देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। हम यहाँ पे हम देखें कि इसके अंदर यहाँ पे देखो यहाँ तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, यहाँ इसका प्लस आई इफेक्ट, ये सब कुछ पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, इन दोनों में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, या नेगेटिव चार्ज दो जगह डीलोकेलाइज है या तीन जगह। तो बेसिसिटी ऑर्डर जो है
वो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्यों? क्योंकि लोकलाइज्ड जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा उसको H प्लस को देने की टेंडेंसी ज्यादा हो, और यदि खुद के मोलिक्यूल में ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है तो H प्लस को देगा कहां से? अच्छा, और यदि यहाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी भी पूछी जाए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, तो वो भी यहाँ पे सेम यही होगा। आप देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी में मैंने सेम क्वेश्चन करा रखा है यार, इसलिए आप देखिएगा कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, चेक कर सकते। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे NH3 और यहाँ पे दे रखा हो H2O। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग डोनर एटम, डोनर एटम यहाँ पे हमने देखा डोनर एटम नाइट्रोजन, डोनर एटम ऑक्सीजन, दोनों के दोनों जो है। हाँ, ये वाला आर्यन ऐसा करिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन बेटा आप ऐसा करना कि ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे देखो, ये मैंने पिछली क्लास में आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर एक करवाया था। आप क्या करना, इसको ट्राई करना जो मैंने पिछली क्लास में करवाया, और यदि लगे कि नहीं समझ में आया तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको वहां पे समझा दूँ, है ना। अच्छा, 5 को अभी नहीं लिखे हैं, हाँ इसको लिख लो। अच्छा, वो पिछला वाला नहीं लिख पाए थे, ये वाला 5 को नहीं लिए, मतलब 5 को नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, 5 को नहीं लिया, 4 की, बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं, लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। चलिए, बिल्कुल सही बात, यहाँ पे हमने इसको नहीं लिया, मैंने सिर्फ 5 को, लेकिन अच्छी बात है, कोई छोटा मोटा ऐसा मिस्टेक हो तो बताइए। चलिए, अब देखो यहाँ पे, अब ये देखो यार बच्चों, यहाँ पे भी यहाँ चेक करो कि ये डोनर एटम जो है नाइट्रोजन, डोनर एटम ऑक्सीजन, अब प्रीवियस पेज पे आते हैं। डोनर एटम बिलोंग्स टू सेम पीरियड, तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों की केसेस के लिए बेसिसिटी, यहाँ बेसिसिटी फर्स्ट की ज्यादा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ये भी फर्स्ट की यहाँ पे ज्यादा हो। इस वाले क्वेश्चन में बेसिसिटी क्या देख के निकाल रहे हैं? बेसिसिटी में ये होता है यार कि H प्लस को लेने की टेंडेंसी बेसिसिटी होती है। अब H प्लस को लेने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, तो यदि वो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, मॉलिक्यूल की खुद की स्टेबिलिटी बढ़ाने के काम में आ रहा है, तो उसको सामने वाले को देने की टेंडेंसी कम होगी। तो यहाँ पे ये इस बेसिस पे देख रहे हैं, नेगेटिव चार्ज 3 जगह डीलोकेलाइज, नेगेटिव चार्ज 2 जगह डीलोकेलाइज, तो इसका मतलब इससे इसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी। फिर इन दोनों में देखेंगे, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, इनकी और भी ज्यादा होगी क्योंकि लोकलाइज्ड लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और यहाँ पे इसका प्लस आई। तो सेम न्यूक्लियोफिलिसिटी जैसा ही एक्सप्लेनेशन इसका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, जो नोट कर चुके होंगे, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वो है ये वाला कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। स्टेरिक हिंड्रेंस वाला केस तब बनता है जब कार्बन का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो। आप यहाँ पे ध्यान रखना यार, स्टेरिक हिंड्रेंस हर कहीं वहां पे मत लगा देना कि जैसा आपको लगे आपने एटम्स काउंट कर लिए, वो लगा इसमें तो 3 एटम है और इसमें 5 एटम है और हमने वहां पे ये लगा दिया। ठीक है, बेसिसिटी को हम लोग यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं हर्षित? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मान लो कोई क्वेश्चन जो है ना, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जिसमें आपको जिन ग्रुप्स के लिए न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछी है, उन्हीं सेम के लिए बेसिसिटी ऑर्डर भी पूछ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये वाली बात। चलिए, अब देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस वाला मैटर, ठीक है ना, यहाँ सानिया कहाँ पे वर्क करेगा, जहाँ पे कि जैसे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3-4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ही होगी। चलो, अब देखो यहाँ पे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके लिए यहाँ पे बेसिसिटी यदि पूछे, नोट करना देखो साथ साथ, यदि बेसिसिटी पूछे तो अभी अभी हमने बात की थी F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। तो यहाँ बेसिसिटी के लिए तो ये हो जाएगा कि जिसमें चार्ज डेंस, अभी अभी हमने किया इस वाले एग्जाम्पल, देखिएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बेसिसिटी में ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं अभी अभी, देखो ये रहा, है ना,
यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया। तो बेसिसिटी का ऑर्डर तो ये हो जाएगा, वही वाला रीजन कि साइज कम है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें हम लोग, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी में अब क्योंकि देखो ये एक ग्रुप से रिलेटेड एलिमेंट्स है, तो ये ग्रुप से रिलेटेड एलिमेंट्स है, तो अब बेसिसिटी जैसा ही ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ बेसिसिटी जैसा ही ऑर्डर नहीं होगा, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर होगा। क्यों? क्योंकि मतलब ये कोई अपन क्या करते हैं, जैसा अभी पूछ रहे थे ना कि सर बेसिसिटी को क्यों यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई फैक्टर हमें दिमाग में क्लिक नहीं किया, हमने बेसिसिटी से बेसिसिटी का आंसर निकाल लिया, तो हमें पता है कि बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी कब सेम होती है, तो बेसिसिटी का जो आया उसी से हमने वैसे कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच्चों देखिएगा, हमने यहाँ लिखा है कि बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम कब होती है, यहाँ सेम तब होती है जब डोनर एटम या तो सेम पीरियड से हो या डोनर एटम सेम हो। तो ऐसे केस में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करेगी यहाँ, क्योंकि ग्रुप के एलिमेंट से तो यहाँ सॉल्वेशन अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। बताओ यदि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया जाए, बताओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया जाए, ये मैंने पढ़ा रखा है, बताओ एक बार फटाफट बताइएगा कि इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी होगी, फर्स्ट की होगी ज्यादा या लास्ट वाले की? हाँ, या अल्फाबेट भी टाइप करके बता सकते हैं कि न्यूक्लियो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसकी होगी, तो यहाँ पे इस वाले की होगी। बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसका साइज, अब इनका रीजंस मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके नोट्स में है कि F माइनस की साइज कम है तो सॉल्वेशन ज्यादा होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसको घेर के रखेंगे। और यदि मैं यहाँ पे बात करूं F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में देखो सीधी सी बात है कि जो ऑर्डर होगा वो ये वाला हो जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये एनाइन को सॉल्वेट करता नहीं है, इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये सॉल्वेंट के थ्रू रिपेल होगा। यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ऊपर वाले केस में तो सॉल्वेंट अट्रैक्ट कर लेगा इसको, फ्लोराइड आयन को अपनी तरफ खींच के रखे, और यहाँ पे तो ये भेज के रखेगा इस तरह से। तो ये देखो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए, जिसमें कि ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया जो 11th में पढ़ाते हैं हालांकि बेसिसिटी कि साथ में बेसिसिटी को भी, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यार, स्पेशली थोड़े नए बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं है ना। और यहाँ पे जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि कोई बातें ऐसी हैं, क्योंकि आप यदि ईमानदारी से, जैसे किसी बच्चे ने, कुछ बच्चे आप में से ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कोचिंग की हो लेकिन पढ़ाई नहीं की हो, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने कोचिंग ही नहीं की हो, आपके पास एनएफ टाइम, आपके पास इतना टाइम है इस साल में कि आप पूरा कर लेंगे, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो पेशेंस ऐसा कि मान लीजिए आपको रेजोनेंस की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे और रेजोनेंस नहीं आता है, तो थोड़ा सा ये वाला पोलर ए प्रोटी का ऐश्वर्य, पोलर ए प्रोटिक का जो रहता है ना, पोलर ए प्रोटिक का, यहाँ पे मैं आपको बता, यहाँ पे ये देखो हमने बात की थी कि इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना, पोलर ए प्रोटिक का मैं बात यहाँ पे इस तरह से देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है और जैसे यहाँ पे है ये एल्काइल हैलाइड है ना, और यहाँ पे मतलब जैसे हेलोजन है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचता है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, अब नेगेटिव इस पे जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। अब क्या होगा, ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लाइक डीएमएसओ, डीएमएसओ जैसे ये हो गया, जैसे इसने क्या कर रखा है, हिंडर्ड कर रखा है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में केवल इसका नेगेटिव एंड वर्क करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डीएमएसओ है ना, ये इसको रिपेल करेगा। यहाँ पे जैसे ऊपर वाले केस में तो वाटर जो था इनको अट्रैक्ट करके रखता है, इसको रिपेल करेगा, तो ये यहाँ से इसकी तरफ से रिपल्शन लगेगा, तो ये पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगी। तो जो रिपल्शन है, वो रिपल्शन सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, फ्लोरीन पे। क्यों लगेगा? क्योंकि जो एफ है उसका साइज कम है, साइज कम है तो इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो ये मोर रिपल्शन बाय सॉल्वेंट। अब सोचिए देखो, ये इसको रिपेल करे, यहाँ पे ये रिपेल करे इसको ज्यादा, इसको रिपेल करेगा ये, तो ये इस पे जाके यहाँ पे क्या करेगा,
अटैक, क्योंकि इसकी तरफ से रिपल्शन मिल रहा है तो इस पे अटैक करने की, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा ये वाला, और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसको मिल रहा है, फ्लोराइड आयन, है ना। तो इस वजह से क्या रहेगा कि इसके अटैक करने की टेंडेंसी पॉजिटिव की तरफ ज्यादा होगी, तो इस वजह से ये फ्लोराइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है यार जिन्होंने ये पूछा मेरे से, है ना, थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग, न्यूक्लियोफिलिसिटी कंप्लीट है भाई, विद बेसिसिटी कंपेयर करते हुए सारा कंप्लीट है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, यही टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक और हम लोग टर्म देते हैं लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं है, न्यूक्लियोफ्यूगेलिटी। लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है, कैसे पता चला, क्योंकि इतनी काम नहीं आती। आपको ये वाली जो टर्म है ना, मैं इसको यहाँ जो ये वाली टर्म, इसको लिविंग ग्रुप एबिलिटी, इसको आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिए। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या है, मैंने आपको देखो शुरू में बताया था लिविंग ग्रुप क्या होता है, कि ड्यूरिंग रिएक्शन, जैसे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, है ना, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है, तो उस दौरान जो कोई स्पीसीज, जैसे देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, कि यहाँ जैसे यहाँ कोई स्पीसीज है ऐसे, और यहाँ पे क्या किया, ये है न्यूक्लियोफाइल, इसने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, और इस दौरान ये वाली स्पीसीज कोई यहाँ से हटी। तो ड्यूरिंग रिएक्शन, जैसे यहाँ पे ये तो बन गया एक प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट वगैरह क्या बना, इस पे अभी कोई बात नहीं। और यहाँ पे जैसे एल, और इस पे नेगेटिव इसलिए अब हमने लगा दिया क्योंकि देखो ये ऐसे हटा तो इस आर का भी ये इलेक्ट्रॉन लेके हटेगा, जैसे यहाँ पे तो ये है ही, इसका इलेक्ट्रॉन लेकर भी यहाँ पे ये हटेगा। तो इस वाली स्पीसीज को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस वाली स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं लिविंग। यहाँ पे हम लोग देखें कि इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ये वाला यहाँ पे ये एल जो है यहाँ पे क्या हो जाए, मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन यदि कोई ग्रुप यहाँ, हाँ अर्पित, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी टर्म की जरूरत नहीं रहती, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी वगैरह टर्म हम लोग नहीं स्टडी कर रहे होते, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे जैसे देखो रिएक्शंस के दौरान, आप जब आगे इसी चैप्टर में हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़े ना यश, इसका हेलोजन डेरिवेटिव, इसमें हमें ये जरूरत पड़ेगी, रिएक्शंस को हम क्लासिफाई करेंगे इस बेसिस पे कि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इस बेसिस पे डिफरेंट रिएक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कैसा, इस बेसिस पे रिएक्शंस को क्लासिफाई नहीं करते, इसलिए उसकी टर्म की जरूरत नहीं रहती, है ना। और यहाँ पे देखो क्या है कि ये जो एनाइन है, हाँ अर्पित आप कह रहे हैं, हाँ जैसे ये लिविंग ग्रुप वगैरह क्या होगा अभी मैं बताता हूँ, देखिएगा एक बार समझना। देखो थोड़ी मेरी बात पे आप, जब मैं समझाऊं ना कोई बात को, तो कोशिश करो उस पर ध्यान दो, फिर उसके बाद में कोई डाउट आए तो आप थोड़ा मैसेज वगैरह टाइप करें, ताकि आप भी उस टाइम पूरा का पूरा ध्यान आपका उस चीज को समझने में हो। तो सभी बच्चे इसको ध्यान देंगे। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ये लिविंग ग्रुप कौन सा, जो ड्यूरिंग रिएक्शन जो हटा उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं। अब देखो आगे समझना, यदि इसके हटने की टेंडेंसी नहीं होना तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब किसी रिएक्शन के लिए एक अच्छा लिविंग ग्रुप यदि है तो उस रिएक्शन के लिए वो बढ़िया बात है। क्यों, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी किसी ग्रुप के हटने की, न्यूक्लियोफाइल उतना आसानी से ही वहां पे आएगा, एंड रिएक्शन में यील्ड अच्छी बनेगी, रिएक्शन आसानी से होगी। अब ये हटेगा कब आराम से, तो देखो कभी भी, देखो नेचर में कोई भी प्रोसेस स्टेबिलिटी की तरफ जाता है हमेशा, कि नेचर का कोई भी प्रोसेस है ना, जिधर स्टेबिलिटी होती है, या हम लोग ये बोले कि किसी भी प्रोसेस का रिजल्ट जितना स्टेबल होगा वो प्रोसेस उतनी ही आसानी से होगा। यहाँ पे बना एनाइन, और ये एनाइन जितना स्टेबल बनेगा, इस एनाइन के बनने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होती है ना। इस वाली बात को हम लोग आगे भी कई जगह काम में लेंगे, कि यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी, जैसे हम लोग यहाँ कोई ग्रुप हट रहा है, उस हटने वाले ग्रुप को हम लिविंग ग्रुप बोलते हैं, तो वो ग्रुप एनाइन जैसे ही है, तो जितना स्टेबल एनाइन होगा वो उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप जनरली कैसा होना चाहिए,
तो लिविंग ग्रुप जो है वो स्टेबल एनाइन होना चाहिए। कैसा ये होना चाहिए? स्टेबल एनाइन। जो स्टेबल एनाइन होगा वो स्टेबल एनाइन कैसा होगा? गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। स्टेबल एनाइन जो होगा वो क्या हो जाएगा? गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है क्या ऋतिक? क्या आप टाइप करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लिविंग ग्रुप होना जरूरी है क्या? ऋतिक थोड़ा सा, अभी जैसे ये होता है ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और ये सब में लिविंग ग्रुप होना जरूरी है क्या? किसी मॉलिक्यूल में लिविंग ग्रुप होना जरूरी नहीं है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। जैसे ये बताओ ऋतिक, एल्कीन कौन सा रिएक्शन देते हैं? बताओ, एल्कीन कौन सा रिएक्शन देते हैं? नेम बताओ, जल्दी से टाइप करें ताकि हम रुके नहीं। एल्कीन कौन सा रिएक्शन देते हैं? ऋतिक आप आंसर करें, क्लास रुकी हुई है आपके लिए। एल्कीन कौन सा रिएक्शन देते हैं? नहीं मैं ही बता दूं सर मैं आपको समझाने के लिए। नहीं आप बताओ ना, आपको नहीं मालूम है तो बताओ मुझे। नहीं नहीं मालूम, ये बोलो कि नहीं मालूम। जो हाँ, भरत ने यहाँ पे सही बोला, वेरी गुड भरत। यहाँ पे हाँ, यश ने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ पे जो ये होता है ना एडिशन रिएक्शन यहाँ पे दे रहे हो। तो अब जैसे ये वाली बात क्या है कि हमने अभी पढ़ी नहीं है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, वो भी पूरा बोले जाए ना तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं। लेकिन वो एक्चुअली क्या है कि अब देखो थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार वो चीज आई नहीं, लेकिन अब जैसे क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे बाकी या कोई भी अदर बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं कि हाँ, तो अब उसमें क्या कहीं लिविंग ग्रुप की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो आप जो ये आगे की किसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में नहीं जरूरी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी रिएक्शन में लिविंग ग्रुप हो ही, ठीक है ना। लेकिन जहां पे है वहां पे हम बात कर, है ना, जहां पे हैं हम वहां पे इसको बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे ये जैसे ऐसा होता ना भाई, सड़क पे बाईं तरफ चलना चाहिए, तो वहां पे हो जाए कि सर जहां सड़क ही नहीं हो वहां तो जहां है वहां चलो भी, या मैं घर पे चलूं तो बाईं तरफ चलूं क्या? तो वो वाली कंडीशन तो कैसे भी अप्लाई है ना। तो ऐसा है ना कि हम लिविंग ग्रुप के लिए पढ़ रहे हैं, तो जहां लिविंग ग्रुप है वहां बात करो। कि सर जहां लिविंग ग्रुप ही नहीं हो, जहां पे एडिशन ही हो या सिर्फ कंबाइन ही हो रहा है वहां नहीं हो, तो नहीं है तो रहने दीजिए फिर। समझ में आ गया होगा आपको ये वाली बात। तो इसलिए क्या है कि सीधी सी बात यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक वे लिविंग ग्रुप पढ़ रहे हैं तो सभी मॉलिक्यूल्स में लिविंग ग्रुप होगा तो ही वहां पे ये बात ये होनी चाहिए, तो समझा जा सकता है। चलिए अब देखो यहाँ पे समझना कि कोई भी प्रोसेस स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हटने के बाद कोई आयन जितना स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा क्या हो जाएगा? लिविंग ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो स्टेबल एनाइन होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे चक्कर क्या पड़ता है वो समझना। सभी स्टूडेंट 1-2 मिनट मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए कि जैसे आपको कुछ ग्रुप्स दे दिए और पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो एक कॉन्सेप्ट तो हमारा ये क्लियर हुआ कि वो स्टेबल एनाइन होना चाहिए। लेकिन एनाइन की स्टेबिलिटी कई बार तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई एनाइन रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ना, या माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो स्टेबल। लेकिन कई बार चेक करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसको थोड़ा सा और आसान करते हैं, है ना, कि लिविंग ग्रुप को हम कैसे चेक करें। तो मेरी बात को सबको ध्यान से सुनना पड़ेगा, है ना। देखो यार बच्चों, है ना, और फिर मैं आपको नोट्स लिखवा दूंगा और फिर हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाले क्वेश्चन सोल्व करें। तो मेरी बात को समझिएगा। जैसे यार देखो दो एनाइन है मेरे पास, एक एनाइन है ए माइनस, मैं आपको समझाने के लिए बात बता रहा हूं तो ध्यान देंगे, और एक एनाइन है बी माइनस। ये एनाइन है स्टेबल। स्टेबल मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। सपोज हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि ए के अंदर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है और बी वाला लेस स्टेबल है। अब सामने है H प्लस। H प्लस, H प्लस को लेने की जो टेंडेंसी होती है वो बेसिसिटी होती है, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन है आप सब बच्चों से कि H प्लस किससे इंटरेक्ट होने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि A माइनस एंड B माइनस में किसकी बेसिस, मतलब कौन H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा या H प्लस लेने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। बिल्कुल, कई सारे बच्चों ने आंसर किया और वो सही किया, बी माइनस। क्यों? क्योंकि जो स्टेबल है ना, स्टेबल है तो वो तो रिएक्ट ही क्यों करना चाहेगा, मतलब कंपेरेटिवली लेस रिएक्ट। जैसे हमने 11th में इस तरह की बात पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक तो ये वाला एमाइन है,
और एक ये वाला एमाइन है इस तरीके से, और यहाँ पे पूछा जाए कि बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो नीचे वाले की बेसिसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम कह देते हैं कि भाई लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे H प्लस को तो यहाँ आसानी से मिलेगा। तो जो ए एनाइन है यदि वो स्टेबल है तो इसका मतलब यहाँ पे इसके साथ इसका इंटरेक्शन ज्यादा आसानी से, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो, देखो सुनना बात को ध्यान से, तो ये वाला जो है ना ये हो जाएगा मोर बेसिक, मतलब इसकी जो बेसिसिटी है वो ज्यादा हो, ये मोर बेसिक होगा जो लेस स्टेबल है, और जो स्टेबल है वो H प्लस को लेने की टेंडेंसी कंपेरेटिवली कम रखेगा। तो ये स्टेबल एनाइन जो होता है ये क्या होता है, वीक बेस। ये स्टेबल एनाइन जो होता है ये वीक बेस होता है ना। इन सबको देखो यहाँ पे ये वाली बात। तो देखो यार एक बात हमने यहां से ये सीखी कि एनाइन जितना स्टेबल होगा वो H प्लस से कम, H प्लस से मैं क्यों इंटरेक्ट कर रहा हूँ, या अभी एक स्टूडेंट ने पूछा था कि बेसिसिटी क्यों हम पढ़ रहे हैं, तो उन सब बातों के जवाब हमें मिलेंगे। तो आप यहाँ सुनना बात को ध्यान से कि A माइनस स्टेबल है, स्टेबल है तो H प्लस को लेने की टेंडेंसी क्या रखेगा, कम रखेगा, तो इसका मतलब वो वीक बेस है। तो और अब देखो, अब हम लिविंग ग्रुप पे आते हैं, सभी बच्चे ध्यान से, पूरा का पूरा ध्यान मेरी एक एक बात, कि यहाँ देखो हमने देखा अभी कि लिविंग ग्रुप कौन होगा, जो स्टेबल एनाइन होगा, क्योंकि स्टेबल एनाइन होगा तो इसके बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। हमने यहाँ पढ़ा कि स्टेबल एनाइन कैसा होता है, वीक बेस ऐसा होता है। तो हम लोग एक क्या कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप, कि अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है, जो वीक बेस होता है। अब यार बच्चों ये जो मैंने साइड में समझाया ना, ये आपको हर बार क्लिक करे जरूरी नहीं है, कुछ बातें हमें एज ए इंफॉर्मेशन याद भी, समझ के याद रखने में बुराई नहीं है, लेकिन हम हर बार इसको इस तरीके से कंक्लूड करें जरूरी नहीं। भाई आपको लगे कि यार सर ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई, दैट्स गुड, लेकिन जैसे मान लो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इसको एज ए स्टेटमेंट इसको दिमाग में रखें, और ये हमें कई जगह जरूरत पड़ेगा आगे। रिएक्शंस में भी क्या जरूरत पड़ेगी बताएं, रिएक्शंस में जरूरत पड़ेगी कि बताओ इनमें कौन सी रिएक्शन अच्छे से होगी, तो लिविंग ग्रुप पे डिपेंडेंट क्वेश्चन होता है। तो वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग, कि जो वीक बेस होता है, क्योंकि जो वीक बेस होता है वो स्टेबल अलाइन होगा। एक्चुअली हम लोग उसको थोड़ा बेसिसिटी से हमने कनेक्ट कर लिया, और अभी अभी हमने बेसिसिटी के कुछ फैक्टर्स भी हमने पढ़ लिए। तो वीक बेस जो होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अब अपन क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो आप नोट्स साथ साथ लिखिएगा ताकि आपका अधिकतर जो जो टाइम है क्लास का वो यूटिलाइज हो। तो मैं नेक्स्ट पेज यहाँ पे ये कर रहा हूँ, और मैं लिविंग ग्रुप से रिलेटेड कुछ आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ। तो लिखिएगा, एक पॉइंट लगा के लिखो कि गुड लिविंग ग्रुप आर दोज, या फिर अपन एक काम करते हैं, हाँ लिखो गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप्स गुड लिविंग ग्रुप्स आर दोज, लिखो साथ साथ, that become are those that become the most stable ion after they leave। चलिए ये अपने काम का इतना पॉइंट नहीं, अपने काम का जो पॉइंट है वो ये वाला है, ये वाला इंपॉर्टेंट। अपने को ये ध्यान रखना है कि weaker bases are always good living groups। ये वाली बात कि वीकर बेसिस, ये वाली बात अपने को यहाँ इंपॉर्टेंट, यहाँ वीकर बेसिस आर ऑलवेज गुड लिविंग ग्रुप या बेटर लिविंग ग्रुप। तो यहाँ पे ये वाली बात बस आप इसको ध्यान रखो, इसको ध्यान रखो कि वीक बेस, एक तो स्टेबल अनाइन होना चाहिए लिविंग ग्रुप, और एक क्या होना चाहिए कि जो वीकर बेसिस होंगे वो गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पे ये होते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन यहाँ ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो यहां देखिएगा, अब इन क्वेश्चंस पे थोड़ा दिमाग लड़ाना है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपके नोट्स लिखे हुए हैं, बेसिसिटी का भी लिखा हुआ है, सबका ऑर्डर लिखा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा
और यहाँ पे इन क्वेश्चंस का और लिविंग ग्रुप एबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को यहाँ पे ये देखना रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का पहला पार्ट यहाँ पे देखो, ये है यहाँ पे सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, ये तो आप क्वेश्चन तो ये लिख लो और मुझे आंसर स्क्रीन पे आप माइनस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, आप तो अल्फाबेट आंसर कर सकते हैं या 1 2 कि अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। हाँ शिशिर आपने सही, हाँ राजीव, शिशिर, हाँ हाँ सही बात। हाँ अब बहुत आंसर आ रहे हैं और सभी बच्चों का यहाँ पे, हाँ बिल्कुल यहाँ पे देखो बिल्कुल सही बात। अब अपन देखो इसको कैसे करेंगे कि अभी अभी हमने बेसिसिटी, देखो अब यहाँ पे मैं प्रीवियस पेज एक बार ले रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे आपको ये चीजें काम आएगी। देखो यहाँ पे बच्चों देखना यार कि मैंने यहाँ पे क्या किया था कि आपको देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी, तो देखो ये क्वेश्चंस कराए, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला और एक साइज वाला। तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना यार इनको, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि ये जो आई माइनस जो होगा ना, ये वीक बेस है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। बेसिसिटी का ऑर्डर अभी अभी आपको मैंने यहाँ पे आपको बताया था, यहाँ पे बेसिसिटी के लिए बताया था कि ये एक पीरियड के एलिमेंट्स है, तो साइज कॉन्सेप्ट लगेगा और साइज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिसमें चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी बेसिसिटी ज्यादा। तो यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा वो F माइनस हो जाएगा, या इसको कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर से भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर से कि HI माइनस इसका कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएगा HI। HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो I माइनस क्या हो जाएगा, वीक बेस। अब जैसे भी इस क्वेश्चन को ये करे, लेकिन मेरे हिसाब से सब बच्चों को समझ में आया होगा ये वाली बात। थोड़ा सा जो बच्चे बेसिसिटी वगैरह का ऑर्डर पहली बार पढ़ रहे, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, आप तो नोट्स बनाओ अभी और घर जाके एक बार थोड़ा बेसिसिटी वगैरह को दिमाग में बैठा के इन क्वेश्चंस को करिएगा, बिल्कुल बने, घबराना नहीं है। बस ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि मैंने पूछा और आप तुरंत आंसर दे पाए, आप जैसा ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस। इसमें यदि हम लोग लिविंग ग्रुप की ये बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो वीरेंद्र कुमार ऐसा है कि जब ग्रुप से रिलेटेड हो तो साइज की बात करना, आपने ग्रुप में यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाएंगे तो आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन यहाँ पे। हाँ दुष्यंत आपने आंसर ये दिया है, भरत, राजीव, आप सब ने ये आंसर दिया है। तो अभी चेक करते हैं, नैतिक, सानिया, सोहम, अक्षत, यश, ओम प्रकाश, अंकित, देखो इनमें कई नए बच्चे भी हैं, कई नए बच्चे भी हैं क्योंकि वो उनके उत्साह से, तो उन्होंने सबने आंसर बहुत सही, बहुत बढ़िया। हाँ कुछ कुछ का थोड़ा सा गड़बड़, बाकी अधिकतर का यहाँ पे सही। देखो इसका बेसिसिटी ऑर्डर अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्योंकि ये एक पीरियड के एलिमेंट्स है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट लगाना है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बेसिसिटी ज्यादा, तो इसका मतलब बेसिसिटी तो सबसे ज्यादा यार किसकी हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी इसकी हो जाएगी बेसिसिटी। बेसिसिटी सबसे कम होगी इसकी, तो यहाँ पे न्यूक्लियर लिविंग ग्रुप एबिलिटी वीक बेस जो होगा वो अच्छा ही, यहाँ पे इसके लिए बोलेंगे कि ये वीक बेस है तो गुड लिविंग ग्रुप। देखो इससे समझ में आ गया होगा, ये मैंने लिखा है वीक बेस, है ना। वीक बेस तो यहाँ पे ये वाला मैंने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, देखिएगा नोट कर लीजिएगा एक बार फटाफट कि ये F माइनस वीक बेस है इसलिए क्या हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप यहाँ पे ये। चलिए अगला देखिएगा यहाँ, ये एग्जाम्पल्स इतनी बार आ गए हैं यार कि अब तो परफेक्टली ये दिमाग में बैठना ही चाहिए, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हाँ सर। हाँ हर्षित, बिल्कुल आएगा बच्चों, बिल्कुल आएगा। जो यहाँ पे नए बच्चे हैं बस उनको क्या करना है, थोड़ी सी मेहनत, जो मैं पढ़ाऊं उसको पढ़ के आओ, है ना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम लोग इसको देखो, आप इसको बेसिसिटी वाली बात से कर सकते हैं या फिर आयन की स्टेबिलिटी भी कर सकते हैं। नेगेटिव कोई भी चार्ज हो ना यार, कोई भी चार्ज हो, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज,
चार्ज जितना रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। अब बेसिसिटी वाले कॉन्सेप्ट से कर लो, मैंने इसका बेसिसिटी का ऑर्डर भी आपको भी लास्ट में जो करवाए थे ना, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम वाले क्वेश्चन, उसमें ये है। तो यहाँ पे सीधी सी बात ये हो जाएगी कि इस वाले केस में ये सबसे स्टेबल एनाइन है क्योंकि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे बच्चों देखिएगा ये नेगेटिव, देखो जो बच्चे नए हैं ना वो थोड़ा साथ साथ ऐसे लिखो या फिर मेरी रिकॉर्डिंग देख के बाद में ऐसा लिख लेना कि फिफ्थ में नेगेटिव चार्ज, फोर्थ एंड फिफ्थ इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो कर रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब सेम एटम्स पे नेगेटिव चार्ज आना है, सेम एटम्स पे चार्ज आना। अब इसमें नेगेटिव चार्ज 3 जगह डीलोकेलाइज हो रहा है, इसमें नेगेटिव चार्ज 2 जगह डीलोकेलाइज हो रहा है। डीलोकेलाइज होना मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना। यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस तो है लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिव से कार्बन है। यहाँ पीएच का मतलब बेंजीन रिंग, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे ये इनमें रेजोनेंस नहीं है, इसका लगेगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट एनाइन की स्टेबिलिटी को कम करता है। या फिर आप बेसिसिटी ऑर्डर निकाल के वहां से इस क्वेश्चन को ये कर सकते हैं। अब देखना बच्चों अगला क्वेश्चन। ये यदि इसमें कुछ बच्चों को लिखने में ज्यादा टाइम लगे तो इस पेज छोड़ के बाद में आप पीडीएफ देख के लिख लीजिएगा, है ना। थोड़ा बात को समझने में ऐसा नहीं हो कि आप लिखने के चक्कर में बात को समझे ही नहीं। यहाँ देखो वैसे देखा जाए ना तो ये तीनों के तीनों, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ऐसे लगा देता हूँ। वेरी गुड, ठीक अनुराग, थैंक यू। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे मतलब जैसे इसमें मैं आपसे आंसर तो जानना चाहूंगा जिन बच्चों ने थोड़ा जीओसी वगैरह पढ़ा। हाँ नैतिक, नैतिक बिल्कुल भाई, कंपेयर करें तो सबसे अच्छा कौन सा, मतलब सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा। तो इसमें नैतिक ने सही आंसर दिया है, हाँ सोहम। अब बड़े जल्दी आंसर आने लग गए इसमें। हाँ सानिया, अक्षत, ऋतिक रो और हाँ देखो अब इसमें क्या है, देखो इसमें हाँ फर्स्ट वाला शिवनंदन, सही बात। हाँ यश रोहिला। हाँ अब चलो, अब मैं नेम नहीं पढ़ रहा क्योंकि काफी जल्दी जल्दी आंसर इसमें आ। देखो यार, देखो एक बात बच्चों आप ध्यान देना, अभी आप लिखो मत, बाद में चाहे लिखो। देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है 2 पाई बॉन्ड के साथ, नेगेटिव चार्ज 2 पाई बॉन्ड के साथ, नेगेटिव चार्ज 2 पाई बॉन्ड के साथ। तो देखा जाए तो ये सारे के सारे अच्छे लिविंग ग्रुप्स हैं, मतलब सारे के सारे स्टेबल एनाइन है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो कर रहा है और साथ ही में 3-3 ऑक्सीजन एटम, मतलब सभी में सिमिलर टाइप से देखो 3-3 ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज। लेकिन यार बच्चों पता है फिर भी यदि अंतर, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है 90%, एक 92% और एक 95%, तीनों ही बच्चे अच्छे, लेकिन फिर भी हम लोग बता तो सकते हैं, ऑर्डर तो निकाल सकते हैं। सिमिलरली तीनों अच्छे लिविंग ग्रुप है लेकिन फिर भी हमें अंतर यहाँ पे बताना हो तो देखो यहाँ हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे। अब ये थोड़ा सा चक्कर है, NO2 का -m इफेक्ट लगता है, -m। अब ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है रेजोनेंस, इसके इफेक्ट होते हैं +m-, इसका इफेक्ट होता है -i और इसका इफेक्ट होता है +h। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ो, डाउट्स पे जाओ, जिन बच्चों को आता है उसके लिए अच्छी बात, लेकिन जिनको नहीं आता वही बात, घबराना नहीं है हमें। ये आप सोचिए हमारी अभी कुछ एक ही क्लासेज हुई है और हमें थोड़ा सा उसमें आइडिया लगता रहता है कि हमें क्या क्या चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो वो थोड़ा थोड़ा आता जाएगा आपके सामने और कुछ दिनों में, और आप उसको पढ़ते जाएंगे तो कुछ दिनों में ये हो जाएगा कि यार अब जो भी काम में आता है सारा मुझे आता है। तो पेशेंस रखिएगा। तो यहाँ देखो NO2 का माइनस है। अब अपने को पता है, देखो कार्ब एनाइन जो होता है ना, कार्ब एनाइन, अब जो जो बच्चे नए हैं अपनी कॉपी के साइड में लिख लो कि कार्ब एनाइन को माइनस वाले फैक्टर स्टेबल करते हैं। कार्ब एनाइन का मतलब कार्बन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो उसको माइनस वाले फैक्टर स्टेबल करते हैं, -m, -h, -i। मतलब यहाँ पे ये होता है ना कि -m हो
माइनस एच हो माइनस आई, ये किसको स्टेबल करेंगे? कार्बन आयन। क्यों? क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज, ऐसे हमने याद रखा। एंड प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ये किसको स्टेबल करते हैं? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। और ये किसको स्टेबल करते हैं? कार्ब एनाइन। याद कैसे रखेंगे? कार्ब एनाइन पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव वाले स्टेबल करेंगे, एंड कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले। तो स्टेबल एनाइन, अच्छा लिविंग ग्रुप। यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ हेलोजेंस का माइनस आई डोमिनेटिंग होता है, ये सब हम जानते हैं। माइनस एम इफेक्ट मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है माइनस एम, ये एनाइन बहुत स्टेबल होगा। तो इसलिए यहाँ सबसे अच्छी लिविंग ग्रुप एबिलिटी स्टेबल एनाइन। यहाँ पे बेसिसिटी भी सेम कॉन्सेप्ट से ही समझाई जाती है इनकी। तो आप यहाँ पे NO2 के माइनस एम इफेक्ट की वजह से फर्स्ट वाला एनाइन सबसे स्टेबल एनाइन होगा। इसलिए हम लोग फर्स्ट वाले के लिए हम ये बोलेंगे कि अच्छा हम लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर यहाँ दे रहे हैं। अब देखो इनके नेम है यार कुछ, जैसे इस ये वाला काफी पॉपुलर है, इसका नेम होता है टोसाइलेट आयन। इसका नेम थोड़ा सा ध्यान रख, टोसाइलेट आयन, इसको ओटीएस बोल देते हैं कई बार शॉर्ट में, ओटीएस टोसाइलेट आयन। ठीक है ना? टोसा ये थोड़ा कई बार होता है ना नेम कुछ पॉपुलर। अब फर्स्ट एंड सेकंड के भी नेम है, जैसे फर्स्ट वाले का नो साइलेट है, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है। देखो मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे ये। अब इसका नेम जैसे नो साइलेट, लेकिन ये कोई इतना पॉपुलर नहीं। ये ब्रोसाइलेट, लेकिन मैंने मार्क किया है ना, इसको थोड़ा स्पेशली ध्यान रख लेना कि अपने को नेम जो है ना वो पता रहे, नेम जो है वो पता रहे, वो इसके लिए यहाँ पे। चलिए जी, यहाँ पे ये वाली बात होगी इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे और करते हैं। नो साइलेट आयन का नेम आप लिख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे ये फर्स्ट, यहाँ पे ये सेकंड। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नहीं है सर, ये कॉमन नेम है ना, कॉमन नेम है। ये इन दोनों आइंस में फर्स्ट एंड सेकंड में कौन स्टेबल एनाइन होगा, मतलब कौन सा मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, वो वाली बात थी। हाँ सानिया, अमेय, आदित्य, नैतिक, समर्थ, राजीव, अब बहुत चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। रीजन क्या होगा इसका? कौन सा इफेक्ट लग रहा होता है? माइनस आई। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा होता है? प्लस आई। एंड अभी अभी मैंने बताया कि माइनस वाला फैक्टर जो होता है वो एनाइन को स्टेबल करता है। माइनस वाला फैक्टर माइनस वाला फैक्टर एनाइन को स्टेबल करता है। फर्स्ट वाले में क्या लग रहा है? CF3, उसका कौन सा इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लगे। तो ऐसे वाले केस कि फर्स्ट वाले में माइनस आई लग रहा है तो उसको वो स्टेबल करेगा। तो ऐसे वाले केस में ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा। और इसका एक नेम है भाई पॉपुलर, इसको बोलते हैं ट्रिप्लेट आयन। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनका टेंशन नहीं है इतना कि आप याद नहीं करेंगे तो कोई बहुत धीरे, मतलब मैंने मार्क कर दिया तो भाई आपको, जैसे TRIFLATE है ना, ट्रिफ्लेट आयन, ट्रिफ्लेट आयन, इसको आप थोड़ा सा याद रखें, है ना। तो यहाँ पे देखो यार, हमने रिएक्शन के अंदर जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है, हम रिएक्शंस पे जाए, उस रिएक्शंस पे जाए उससे पहले जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो सारा का सारा यहाँ पे ये कवर ये हो गया है। इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, 1 मिनट आप नोट करिएगा इसको।
चलिए लिखा आपने ये, प्लस आई वाला स्टेबिलिटी को कम कर देता है, प्लस आई वाला जो होता है वो स्टेबिलिटी को कम कर देता है ना। चलिए एक यहाँ, चलो अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ओम प्रकाश बोल रहे मार्च में कोचिंग नहीं रहता। देखो आपको स्कूल एग्जाम वगैरह के हिसाब से गैप तो मिलेगा, है ना। आपको यहाँ पे 3 वीक या जो भी हैं वो स्कूल एग्जाम के हिसाब से आपको गैप मिलेगा। लेकिन वो कब मिलेगा, वो कब मिलेगा वो वाला, है ना। चलिए अब देखो, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए अब देखो यहाँ एक, अब देखो हम रिएक्शन में एंटर होते हैं। ऑफलाइन कब होगा, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगा। गवर्नमेंट जब बोलेगी तब हम लोग अपन तैयार, जैसे देखो गवर्नमेंट ने बोला ऑनलाइन, अगले दिन से ऑनलाइन। अब जैसे बोला कि ऑफलाइन, तो हम लोग और सामने बोर्ड पे होंगे फिर, है ना। तो कोई यहाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट, अब क्योंकि आगे ये क्या होगा, आज के 10 दिन के बाद क्या स्थिति होगी कोई नहीं जानता, हो सकता है बिल्कुल खत्म हो जाए या पता नहीं क्या। तो वो वाली बात है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे एक बार आप देखो लिखिएगा यहाँ पे कि जो रिएक्शंस है ना, हम लोग रिएक्शन वाली दुनिया में अब एंटर होना चाह रहे हैं। तो अब रिएक्शन के कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप को एक बार आप देख लो, बाद में फिर आप नोट करते रहना खुद कि जो रिएक्शंस हैं, जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, मैंने आपको टाइप्स लिखा दिए थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमने एक तो हमने लिखा था एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन का फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता, बस एसिड बेस होती है। फिर हमने एक लिखा था यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। देखो एडिशन रिएक्शंस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एडिशन रिएक्शंस को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में। एक्चुअली देखो, अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल, अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल, एंड कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिसमें फ्री रेडिकल भी एज ए अटैकिंग स्पीसीज वर्क करता है। फ्री रेडिकल एक होता है ना, फ्री रेडिकल जो बॉन्ड के बराबर टूटने से कई बार मतलब ये फ्री रेडिकल स्पीसीज होती हैं। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पे फ्री रेडिकल भी एज ए अटैकिंग स्पीसीज बिहेव करता है, लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो अब देखो यहाँ पे एडिशन रिएक्शंस, बस उनके नेम लिखकर यहाँ छोड़ रहे हैं। 3 तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब ये हो गया कि यदि अटैक करने वाली स्पीसीज, यहाँ पे अटैक करने वाली स्पीसीज यदि इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक करने वाली स्पीसीज यदि इलेक्ट्रोफाइल है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एंड यदि फ्री रेडिकल अटैक कर रहा होगा तो फ्री रेडिकल एडिशन। आप चाहे इसको बाद में लिख लेना, क्योंकि मैं इसको थोड़ा फटाफट लिख के आगे बढ़ता हूं, है ना। तो अब देखो कौन से टाइप की मैकेनिज्म किन कंपाउंड्स में होगी वो आता जाएगा। बस एक बार दिमाग में हमने थोड़ा फर्दर क्लासिफिकेशन किया कि एडिशन को हम 3 पार्ट्स में, बस इसको थोड़ा शुरू में हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर हमने लिखा यहाँ पे ये रिएक्शन टाइप ये, तो हमें एक बार पता है कि यहाँ पे इस तरीके से 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एडिशन को। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, किस बेसिस पे कि अटैक कौन कर रहा है। चलिए उसके बाद में एडिशन रिएक्शंस हमने यहाँ पे ये देखी। तो उसके बाद में फर्दर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो अगला पार्ट इसका आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, देखिए कैसे कैसे। तो इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे सेम इसी तरीके से कि यदि अटैकिंग स्पीसीज, मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक यहां पे हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन और एक यहां हो जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इनको है ना, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इनको फर्दर क्लासिफाई कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट में क्लासिफाई कर रहे होते हैं, इनको बस केवल मैं लिख रहा हूं, अभी यहाँ पे दिमाग नहीं लड़ाना है। वो लिखने का भी एक पर्पज है यार, क्योंकि आगे जाके कई बार नेम लेता हूं ना मैं, तो फिर ये रहता है सर आप कभी क्या नाम लेते रहते हो, कभी क्या नाम लेते रहते हो, तो वो इसलिए फिर थोड़ा सा क्या रहता है कि अपने को ये क्लियर रहे कि भाई क्या क्या क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। तो इसमें देखो एक हो जाता है SN1। देखो बच्चों ध्यान देना, एक बार स्क्रीन पे ध्यान दो। S मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब यहाँ एन को नीचे लिख के ऐसे लिखते हैं, एस लिखा एन को नीचे लिखते हैं। देखो एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मतलब न्यूक्लियोफिलिक, वन का मतलब अभी नहीं समझ में आया, तो इसलिए इसका इसका फुल फॉर्म क्या, जैसे इसका फुल फॉर्म होता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अभी कोई मतलब नहीं, बस हम लिख रहे हैं कि भाई SN1। तो थोड़ा सा ये हो जाएगा कि यार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह की होती है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करके सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन जानते हैं, किसी को ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करना। तो अटैकिंग स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल, उसका कोई टाइप है, बस इतना सा आपको आइडिया लग गया, अभी के लिए इतना ही। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पे दूसरा यहाँ पे SN2, एक इसमें हो जाता है SNI। क्या मतलब है आई का, बात करेंगे। और इसमें हो जाता है SNAR, और इसमें हो जाता है SNAE। ये इनका मतलब अभी कुछ नहीं, क्योंकि अभी इनमें बहुत कुछ बातें होती है, इनका मतलब समझने लगेंगे तो वे चक्कर पड़ जाएगा, ये अपने आप जैसे जैसे आती जाए। बस ऐसा होता है ना, हम लोग मान लो हमें कुछ पढ़ना है, उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमें आ जाता है, हमने बस उसको क्लासिफाई कि कैसे कैसे हम लोगों को ये पढ़ना है। तो यहाँ पे बस पढ़ के इसको लिख के छोड़ देंगे, ये आई है, आई, ये है AR, है ना। मैं इसको यहाँ पे SNI, SNAR, SNAE, है ना। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को फर्दर यहाँ पे डिवाइड कर रहे होते हैं। और अब इसके अलावा और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो गई, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस को हम फर्दर क्लासिफाई कर लेते हैं। तो एक तो यहाँ पे हो जाता है E1, E1, वन को इसके सामने लिखेंगे, वन यहाँ यूनिमोलिकुलर के लिए होता है, लेकिन बात कर तीन तरीके से क्लासिफाई हो गया, E2, और एक यहाँ पे हो जाएगा E1 CB। CB का मतलब क्या, आगे बात करेंगे, कॉन्जुगेटेड बेस होता है। तो देखो यार, इतनी तरीके से रिएक्शंस को हम लोग क्लासिफाई, इसको लिख के हम लोग एक पेज पे रख लेंगे, ताकि हम लोगों को आइडिया है कि भाई इतनी तरह की मैकेनिज्म हमें पढ़नी रहेगी, इतनी तरह की मैकेनिज्म हमें पढ़नी रहेगी। तो अब देखो यहाँ पे आप इसको बाद में लिख, जितना लिख पाओ ठीक है, बाकी छोड़ के आगे बढ़ेंगे यार, मैं वेट नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि बाद में आप PDF देख के लिख लीजिएगा यहाँ पे। अच्छा, रेस का डिस्कशन करना है ना, 1:05 ये हो गए। चलो हाँ ठीक है, मेरे को अभी 2-4 मिनट, 5-7 मिनट और दीजिएगा, रेस का डिस्कशन करने का, आपने याद दिलाया, सही है, अभी करते हैं ना, रेस को डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे बढ़े थोड़ा सा, अभी एक थोड़ी देर हो। तो देखो इसके अंदर क्या है यहाँ पे, कि इसके अंदर हम लोग अब रिएक्शंस को कैसे पढ़ते हैं, हमारा सीक्वेंस क्या है। तो देखो सीक्वेंस यहाँ पे जो हमने चार्ट बनाया उसके अकॉर्डिंग नहीं है, सीक्वेंस ऐसे है कि इंटरमीडिएट, मैंने आपको जब पहली लेक्चर लिया था रिएक्शन मैकेनिज्म पे, तो बताया था जो बॉन्ड टूटकर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं, तीन तरह के बताए थे, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल। तो हमारा आगे का सीक्वेंस ऐसा है कि जिसमें कि कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में कार्बेनाइन इन्वॉल्व हो रहा है, उन मतलब फ्री रेडिकल वाली रिएक्शंस को पढ़ते हैं, फिर कार्बेनाइन इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, उस बेसिस पे हम रिएक्शंस को क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट आ रहा हो, वो रिएक्शंस यहाँ पे कौन कौन सी है। तो देखिए, अब मैं अगला पेज निकाल रहा हूँ भाई, लिख लिया हो तो ठीक है, वरना बाद में लिख लेना इसको। यहाँ पे लिखो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोकेटाइन, हम लोग यहां से रिएक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करें।
reactions involving carbocation. Reactions involving carbocation. रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बो। अब ये कौन कौन सी रिएक्शन से एक बार नाम लिख लेते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब इसमें एल्कीन एल्काइन हम लोग पढ़ते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन की रिएक्शंस हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में डाई एजोटाइजेशन रिएक्ट, मतलब ये सारी, मतलब आपको मैं एक ये लिखा रहा हूं, E2 के नीचे लिखा E1CB, ठीक है ना, E1CB लिखा है, E1CB लिखा हुआ था वो E1CB है ना, E2 के नीचे ये लिखा हुआ है। चलिए अब देखो यहाँ पे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, उसके बाद में एसन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें SN1 लिख लो। SN1 रिएक्शन में एक्चुअली कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो SN1 रिएक्शन, और लास्ट में यहाँ पे E1 रिएक्शन, ये वो रिएक्शन है ना, SN1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन। एक्चुअली ये जो 6 रिएक्शन है ना, एल्कीन एंड एल्काइन, यहां मैंने लिखा है, ये है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, ये लिखा है एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। ये मतलब 6 रिएक्शंस जो हैं, ये 6 ये वाले हेडिंग्स हैं, इन सभी में इंटरमीडिएट क्या बनता है, इन सभी में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो अपनी जो शीट में क्वेश्चंस का सीक्वेंस है ना, वो इसी ऑर्डर के अंदर है, इसी ऑर्डर के अंदर यहाँ है। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि जो ये E1 रिएक्शन है ना, E1 रिएक्शन, वो एक्चुअली देखो मैं आपको यहाँ बताऊं कि ये जो है ना, ये कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम पढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, उसमें एक्चुअली ये मैकेनिज्म होती है E1 रिएक्शन वाली मैकेनिज्म। तो एक्चुअली E1 रिएक्शन जो है ना, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन एक होता है, वो कई तरह का, मतलब कई कंपाउंड्स में रहता है, तो उसमें अल्कोहल, ये वाली रिएक्शन एक्चुअली इसी का एग्जांपल है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पहले पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, E1 को और डिटेल से, बाकी बचा कुचा वहां पे कुछ जरूरत होती है तो वहां पे कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो E1 फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट एक ही बात है। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट का मतलब ये है कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, वो एक तरह से E1 एलिमिनेशन का ही एक एग्जांपल है, लेकिन वो शुरुआत हम लोग, क्योंकि बहुत अच्छा सीक्वेंस बना हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, उसको हम लोग यहाँ से रिएक्शन को हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब देखो चक्कर क्या है, चक्कर यहाँ पे ये है कि हमें इन रिएक्शंस में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकैटायन। रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन। एंड कार्बोकैटायन जो होता है ना, उसमें एक हमें पढ़ना होता है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो हमें इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले कार्बोकैटायन में एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसको कि रीअरेंजमेंट बोलते हैं। वो रीअरेंजमेंट पढ़ के और फिर इन रिएक्शंस को आगे पढ़ना रहता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट के बिना आएगा नहीं। तो हम लोग यहाँ पे, ये तो हो गया टाइप, और यहाँ पे अब हेडिंग हम लोग यहाँ डाल रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन है ना। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं, रीअरेंजमेंट, देखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के लिए, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के लिए आपको बेसिक जानकारी क्या होनी चाहिए कि कार्बोकैटायन कौन कौन से फैक्टर से स्टेबल होता है। इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन से अल्फा हाइड्रोजन थोड़ा सा काउंट करना आना चाहिए कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में, रेजोनेंस तो थोड़ा सा, चाहे एनसीईआरटी से या जो भी आपके पास कुछ अवेलेबल कंटेंट है, तो थोड़ा सा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी,
इस वाली बात को थोड़ा सा पढ़ रीड करके आइएगा, ठीक है। अभी हम लोग रेस नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अगले टर्न पे पढ़ के आइएगा। अब देखो रेस नंबर 1 के आंसर्स मैं आपको देता हूं, आप यहाँ पे रेस नंबर 1 निकालिएगा। अभी आगे मैं रेस ही डिस्कस करूंगा, तो जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है वो अपना क्लास चाहे लीव कर सकते हैं, लेकिन जिनको डाउट्स हैं तो वो यहाँ पे ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि रेस जो 6 है वो रेस 6 तक यहाँ पे 11th क्लास तक का वो वाला सब चीजों का ये है। तो इसलिए देखिए रेस नंबर 1 में आते हैं यहाँ पे हम, देखिए है ना। रेस नंबर 1 के आंसर्स में यहाँ पे दे देता हूँ, तुरंत यहाँ पे चेक करिएगा। नहीं, 6th में बी एंड सी दोनों होंगे आंसर। 6th क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना यार, जो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट वाले होते हैं, तो इसमें दोनों के दोनों यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे देखो शुरुआत करते हैं। अमन ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, जो सोहम आप पूछ रहे हैं, देखो कि भाई मल्टीपल चॉइस है, तो इसमें देखो मार्किंग स्कीम दोनों तरह की होती है, वो पेपर पढ़ के आपको ये रहेगा। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर ABC है, तो एक होता है पार्शियल मार्किंग। पार्शियल मार्किंग का मतलब ये होता है कि पर करेक्ट ऑप्शन +1 मिलेगा, लेकिन आपने गलत ऑप्शन चूज कर लिया तो सीधा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। या कई बार ऐसा भी मार्किंग होती है, पार्शियल मार्किंग नहीं होती, तो एक भी ऑप्शन आपने गलत ले लिया तो सीधा सीधा माइनस में मार्किंग। तो ये मार्किंग स्कीम होती है, वो पेपर में लिखी रहती है, वो पता चल जाता है ना, तो वो सब कोई दिक्कत। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पहले देखते हैं, है ना। जिनके डाउट्स क्लियर होते जाएं तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 का एक सीधा सा फंडा ये है कि यहाँ पे क्या होगा कि एक यहाँ पे हम जब बेसिसिटी पढ़ते हैं तो इस वाले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, ये है एमाइडीन, और ये काफी पॉपुलर है, मतलब 11th क्लास में काफी। यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ से इसका रेजोनेंस इधर लगता है, यहाँ पे इसका रेजोनेंस यहाँ पे इधर से इधर लगता है, और ये जो नाइट्रोजन है ये काफी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, क्योंकि इधर से यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू, यहाँ रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा हो। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरीके का है, ये सेकंड क्वेश्चन, कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो दे रखी है, यहाँ N, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये ऐसे आया, यहाँ पे ये ऐसे आया। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये वाला जो लोन पेयर है, इधर से देखो ये सेम जैसे इसमें लगता है ना, देखो ये नाइट्रोजन जहां लोकलाइज्ड, देखो ये वाला है, तो इसकी इस वजह से इसकी बेसिसिटी बहुत होती है, क्योंकि देखो इधर से यहाँ पे क्या कर रहा होता है, ये अपना इसको रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा होता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड, बिल्कुल सही बात, क्योंकि जैसे एमाइडीन काफी ज्यादा बेसिक होता है यहाँ एक ग्रुप से दूसरे, वैसे यहाँ पे इस नाइट्रोजन से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे आ रहा होता है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होती है, काफी ज्यादा ये होती है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट से क्या हम लोग उसको यहाँ पे समझा सकते हैं क्या, नहीं, सेकंड स्टेटमेंट से यहाँ पे नहीं समझे। नहीं, आर्यन वो न्यूक्लियोफाइल होगा या बेस होगा, वो तो डिपेंड करता है अटैक कहाँ कर रहा है। क्वेश्चन ने इसको क्या पूछा है, बेसिसिटी का पूछा है ना क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन के बाद में अप टू 5 कोई बोलिए, क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन तो यश मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 अप टू 5 कोई डाउट है तो एक बार चेक करिए, ताकि हम आगे बढ़े, है ना।
क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी से बना भी? ऋतिक, आपको डाउट है वो पूछिएगा, अभी मेरे पे मेल पे वो नहीं है, मेल पे वो नहीं है, इसलिए वहां पे स्क्रीन पे मैं नहीं ये लेके आ रहा हूँ। आप अपने डाउट पूछिए, डाउट क्वेश्चन नंबर 4 है ना। थोड़ा सा मतलब उसी से हमें रखना भी चाहिए कि हमारा डाउट क्या है, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, वो सब में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ ये सब 11th से रिलेटेड है भाई, 11th में जो पढ़ा है उन सब से रिलेटेड है। देखो जिनका क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट था, क्वेश्चन नंबर 4 में, वो उनको वो बता सकते हैं कौन से ऑप्शन में डाउट है उनको, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक काम करो यार, एक काम करते हैं, उससे थोड़ा सा आसान रहेगा बातचीत करना। जिनको भी डाउट है वो अनम्यूट होके मेरे से बात करें, ताकि अपन जल्दी जल्दी डिस्कशन में ला पाए चीजों, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जिनको डाउट, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, मेरे को बताइएगा। ये मार्किंग स्कीम के मैसेज अभी मत करिएगा, वो बाद में बात कर लेंगे, अभी क्लास का टाइमिंग चला जाएगा उसमें। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में किनको डाउट है, देखिए 4 में तो मैं उनको समझाता हूँ ताकि उस फटाफट फिर यहाँ पे ये होता जाए। हाँ अक्षत, अक्षत को मैं यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 में इनको डाउट है। हाँ जी बताइएगा सर। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी के बीच में। हाँ ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में ये बताओ यार, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है तो जो डिफरेंट कन्फर्मेशंस होते हैं उनमें कौन सा कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है? जैसे डिफरेंट कन्फर्मेशंस होते हैं ना, तो उनमें कौन सा कन्फर्मेशन इंट्रामोलिक्यूलर एच, अक्षत आपने, फिर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, इधर से अनम्यूट रहिएगा थोड़ा। जी सर। हाँ जब इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है तो कौन सा वाला कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है? आप फिर म्यूट हो गए, ये देखिए। हाँ जी बताइए, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें कि इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, तो कौन सा वाला कन्फर्मेशन ज्यादा स्टेबल होता है? गॉच फॉर्म, जानते हैं ये वाली बात? नहीं सर, ये वाली बात नहीं जानते। नहीं तो फिर तो आपने गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, देखो ये थोड़ा सा जानना जरूरी है फिर इसके लिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनने में ये है ना। तो यहाँ गॉच फॉर्म बताओ, यहाँ पे बी वाले में भी दोनों OH गॉच फॉर्म में है एंड सेकंड वाले में भी दोनों OH गॉच फॉर्म में है। तो अब इसमें कौन सा सेलेक्ट करेंगे जहां दोनों मिथाइल एक दूसरे से एंटी पोजीशन पे हो? आप बता सकते हैं बी ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड में मिथाइल एंटी पोजीशन में किसमें है? और सर फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में, ठीक है ना। तो इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग दोनों में हो रही है, दोनों में OH 1 2 पोजीशन पे है, तो वहां पे तो दोनों डिसाइड कर नहीं पाएंगे, मिथाइल की पोजीशन से बेसिस पे डिसाइड करेंगे। ये क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है। और सी ऑप्शन जो है वो तो सीधा सीधा मिथाइल की पोजीशन से ही देख लीजिएगा, सी वाले हाँ के अंदर दोनों मिथाइल एंटी है तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है अक्षत, यहाँ पे क्लियर? जी सर। ठीक है, अब अप टू 5 और कोई डाउट है बोलिएगा, अनम्यूट करके बात करते हैं ताकि हम लोग डिस्कस। हाँ रंजन, रंजन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अनम्यूट कर रहा हूँ ताकि फिर बाकी तो कॉमन डाउट हो ही जाएंगे, जैसे जिनको। हाँ रंजन आप बताइए, फिफ्थ में, यहाँ फिफ्थ सर ये क्वेश्चन। एक्चुअली में फिफ्थ में जो ई आइसोमर बोला था हाँ उसके हाँ बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन नहीं है, ई आइसोमर क्या होता है। ई से, हाँ ई मैं बता देता हूँ, मतलब क्या होता है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ना यार, उनका कॉन्फ़िगर, जैसे सिस ट्रांस एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैसे ही हम लोग ई जेड नोमेनक्लेचर देते हैं, और ई जेड नोमेनक्लेचर हमें फिर आना चाहिए। आपको ई जेड नोमेनक्लेचर आता है? यस सर। हाँ बस ठीक है, फिर अपन कर लेंगे। तो अब ये बताओ कौन सा ऑप्शन में डाउट है आपको? सर फर्स्ट ऑप्शन जो ए वाला है सर हाँ हाँ उसमें। बिल्कुल, देखो ए ऑप्शन देखते हैं, मैं समझाता हूँ, देखो समझ आ जाएगा आपको, बस वो एक बार क्या थोड़ा पढ़ा हुआ हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। देखिएगा, देखो यार यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ये तो जीआई शो करेगा ही नहीं, ये जीआई शो करेगा नहीं, ये जीआई शो करेगा, इसमें एक तो हाइड्रोजन लगा है और यहाँ पे एक ये वाला ग्रुप, एक H लगा है और एक ये वाला ग्रुप, ठीक है। अब देखिएगा, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे जो H लगा है और ये ग्रुप लगा है, उसमें से ये वाला ग्रुप हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। हाई प्रायोरिटी ग्रुप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग देते हैं, और एक इन दोनों के अंदर ये वाला हाई प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ पे ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ये वाला हाई प्रायोरिटी ग्रुप होगा। तो बोथ हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स आर इन अपोजिट साइड, तो बताइए क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? ई कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रंजन बताइए, क्लियर है आपको? रंजन, हाँ चलिए क्लियर, चलो फिफ्थ तक ये क्लियर हो गया। अब सिक्स क्वेश्चन के लिए कौन अनम्यूट होना चाहेंगे? सिक्स क्वेश्चन में किनको, आप यहाँ हैंड रेज कर दीजिए, मुझे दिख रहा है इधर से या यहाँ पे। चलिए मैं अमन को यहाँ पे अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी, अमन बताइए, सिक्स क्वेश्चन में बोलिएगा।
सर बी होती मतलब कैसे हुआ है सर? हाँ, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए यार, यहाँ पे क्या है कि बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चंस में एक तो अपने को क्या आइडिया होना चाहिए। देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये हो गया। देखो यहाँ पे है L1 और यहाँ पे ये क्या हो गया L2, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखो जब भी कभी जैसे डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड, तो यदि ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा हो, रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा हो, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहा हो, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इस डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाता है एंड बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस वाली स्ट्रक्चर में देखना, ये वाला डबल बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, जबकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो 2 पाई बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर के साथ भी कॉन्जुगेशन है ना। तो ये बताओ कि ज्यादा रेजोनेंस में L1 वाला डबल बॉन्ड है कि L2 वाला डबल बॉन्ड है? तो आप बोलेंगे L2 वाला डबल बॉन्ड, ये हाँ, ये ज्यादा रेजोनेंस में। तो ये ज्यादा रेजोनेंस में होगा तो इस वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस ज्यादा है, ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। जितना ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा डबल बॉन्ड, उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम हो जाता है। ये तो हो गया बी ऑप्शन। सी ऑप्शन देखिएगा, सेम ऐसे ही सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखो, इसको हम लोगों को कंपेयर करना है इसके साथ, यहाँ पे इन दोनों के साथ कंपेयर करना है, इन दोनों को आपस में। अब ये बताओ यहाँ पे कि चलो मैं दोबारा ही इसको लिख लेता हूं ताकि आराम से यहाँ पे कि देखो यहाँ पे ये हो जाता है L1, और ये बताओ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा L2। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ज्यादा रेजोनेंस में कौन इन्वॉल्व हो रहा है, L1 या L2? L1। हाँ, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड के साथ ये हो रहा है, तो इसके साथ ये ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। बताओ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा यहाँ। ठीक है यार, क्लियर है रंजन? बताइएगा आपको ये 6 क्वेश्चन। हाँ चलिए, वेरी गुड। चलो अब देखो इसके आगे क्वेश्चन नंबर आप स्क्रीन पे लिखिएगा, वो अनम्यूट होके बात करिए, कोई भी डाउट है अपन बात कर सकते हैं। 6 के आगे, हाँ 7th क्वेश्चन। सोहम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। हाँ सोहम, 7th क्वेश्चन में पूछिएगा। सर समझ में नहीं आया। हाँ चलिए, 7th क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि करेक्ट रिगार्डिंग हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C5H10O। यहाँ पे ये है कि इसमें कितने एल्डिहाइड या बनेंगे या कितने कीटोन बने। आपने टॉटोमेरिज्म पढ़ रखी है सोहम? एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, ताकि मैं उस हिसाब से आपको फिर सोहम। यस सर, पढ़ा है। हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए अब देखो यहाँ पे क्या है कि कितने यहाँ पे एल्डिहाइड बनेंगे या कितने कीटोन बनेंगे। तो देखो यहाँ पे इसका, यहाँ पे हम देखें ना, तो यहाँ एल्डिहाइड बनाते हैं पहले। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 कार्बन, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब देखो ये वाली जो कार्बन चेन है वो 4 तरीके से लिखी जा सकती है, ये पढ़ाते हैं जब, है ना। जैसे एक यहाँ पे इस तरीके से लिखी जा सकती है, ये एक इस ये सब क्या होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग, आप डाउट वगैरह पे आइए यदि आप लोग इस तरह से ये जानते हैं तो ठीक है कि कैसे हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी पड़ती है, मतलब एल्डिहाइड 4 ये बन जाए। अच्छा, कीटोन हम बनाएं तो कीटोन में क्या होगा कि सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप यहाँ पे मिथाइल है तो इधर रखा। अब ये कार्बन चेन जो होती है 2 तरह से आती है, तो कीटोन यहाँ मतलब इसको ऐसे हमने लिखा 2 तरीके से। और एक कीटोन क्या करेंगे, इस मिथाइल को उठा के उधर लेके जाएंगे। देखो मैंने कैसे बनाया, सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप यहाँ रखा, C डबल बॉन्ड यहाँ रखा। ये कार्बन चेन 2 तरह से आती है, एक को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये बना। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे कौन कौन टॉटोमिम शो करेगा, तो बताओ। सो हम ये टॉटोमिम शो, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये टॉटोमिम शो कर लेगा। Yes, ये sir. भी कर लेगा क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, ये कर लेगा, यहाँ हाइड्रोजन है। अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमिम शो नहीं करेगा। यहाँ पे ये शो कर लेगा, दोनों तरफ H है, ये शो कर लेगा, ये शो कर लेगा। ये भी शो। क्लियर है ये वाली Yes, बात? sir.
हाँ, लेकिन अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना करना ये थोड़ा प्रैक्टिस वाला काम है, ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो सीखने में आए। चलिए सो, ठीक है। हाँ, यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। चलो अब 8th क्वेश्चन, आर्यन आप 8th क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मोस्ट एसिडिक साइट। हाँ देखो बुक, अभी मैं बात करता हूँ राजीव, है ना, एक बार बात करता हूँ मैं। देखो एक सेकंड, जो मैं 8th क्वेश्चन किसने पूछा है, आर्यन, है ना। आर्यन मैं आपको यहाँ अनम्यूट करता हूँ, आर्यन राज, हाँ जी आर्यन। 8th Yes, sir. क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मोस्ट एसिडिक साइट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें किन किन के बीच में कंपेयर करना है, यहाँ ए बी सी डी। तो देखो ए यहाँ पे क्या है, ए डबल बॉन्ड से बॉन्डेड, बी और एक ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और डी यहाँ पे क्या है, हाँ देखो कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड हो एंड ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच्ड हो। तो ऐसे केस में यार क्या होता है, ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन अटैच्ड होता है ना, तो ये मोर है। देखो एसिडिक मतलब H+ रिलीज करना, तो ऑक्सीजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से ये क्या करेगा, आराम से क्या कर, H+ यहाँ पे ये अपनी तरफ ही ले लेगा ना, H+ ये अपनी तरफ ये ले लेगा, तो ऑक्सीजन से अटैच्ड क्या हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, बाकी में तो देखो, बाकी ऑप्शंस में तो कार्बन से अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन Yes, से अटैच्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ ये हो जाएगा, है ना, ये वाला ही। चलो यार, और कोई डाउट है तो बोलिएगा, नहीं तो अपन एंड करते हैं फिर क्लास sir. को। 9 number. 9th 9 नंबर, हाँ ठीक है, 9th नंबर देखिएगा, मोस्ट बेसिक साइट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में यार मोस्ट बेसिक साइट जो होगी, वो अपन पहले तो देख लेते हैं किस किस में हमें देखना है। एक तो डी देखना है, एक ई देखना है, एक एफ देखना है और एक जी। तो देखो ये साइट ढूंढो, यहाँ पे मैं अगली बार से थोड़ा मेल पे इसको ले आऊंगा ताकि स्क्रीन पे ही आ जाए। डी में यहाँ पे OH है, ई यहाँ पे है NH2 है, एफ यहाँ पे जो है एफ है, यहाँ नहीं, यहाँ पे एफ तो हाइड्रोजन, मोस्ट बेसिक साइट। तो मोस्ट बेसिक साइट तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि आप देखो बेसिसिटी तो अभी हमने पढ़ी भी थोड़ा सा, कि यहाँ Yes, पे sir. आप देखोगे कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, इन Yes, sir. ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। बताओ मोर बेसिक कौन सा हो जाएगा, किस पे लोन पेयर हो, नाइट्रोजन पे। Nitrogen. अब देखो एक बात देखना यार, इसका जैसे ए ऑप्शन है डी, तो डी वाला जो है, वो डी वाला तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे लोन पेयर वाला हो गया, डी तो ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बी ऑप्शन है ई, ई हो गया नाइट्रोजन वाला। बाकी एफ एंड डी में तो ऐसे कार्बन एटम दे रखे हैं उन्होंने जिसपे लोन पेयरिंग है, बेसिसिटी के लिए लोन पेयर होना चाहिए, Yes, है ना, बेसिसिटी के लिए लोन पेयर होना चाहिए। तो लोन पेयर यहाँ ई एंड डी में है, और यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर, इसलिए बेसिसिटी ज्यादा किसकी हो जाएगी, इस वाले की। चलो यार, क्लियर है ये वाली रेस सभी को, है ना। Okay. यहाँ पे हाँ थोड़े नए बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि ये रेस नंबर 6 तक थोड़ा सा रहेगा, बाकी धीरे धीरे फिर ये बन जाए, है ना। अच्छा, मेरा नंबर वगैरह मार्किंग स्कीम देखो, है ना, मेरा नंबर तो एक ये है 9928841912, है ना। USS नाम लिख लो आप मेरा, USS बोलते हैं मुझे। मार्किंग स्कीम में सोहम ये होता है कि आपको पेपर में लिखा हुआ मिल जाएगा, या तो जैसे चारों ऑप्शन में पार्शियल मार्किंग कि पर करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन इनकरेक्ट ऑप्शन लिखते ही सारा नेगेटिव में चला जाता है। या कभी कभी पार्शियल मार्किंग जब नहीं होती, तब ये होता है कि आपने जैसे ABC आंसर है और आपने ABD कर दिया, तो वो पूरा ही रॉन्ग कंसीडर कर लिया जाता है। तो वो जब आप पेपर देंगे, तो आप मार्किंग स्कीम जैसे ही पढ़ोगे तुरंत समझ में आए, कुछ में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, है ना, कुछ में नेगेटिव मार्किंग होती है, वो वाली बात यहाँ हो जाती है। चलो बच्चों यार, अभी एंड करते हैं, रेस नंबर 2 आप कर लीजिएगा, है ना। हाइड्रोकार्बन 11, हाइड्रोकार्बन वगैरह की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत बस हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस वगैरह और ये सब चीजें थोड़ा सा देख लीजिए। होमवर्क रेस नंबर 2 कर लीजिएगा, है ना, रेस नंबर 2। हम लोग रेस जो 2 है वो हम लोग अगली क्लास में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करेंगे, है ना। चलो यार ठीक है, अभी हम लोग इसको एंड करते हैं क्लास को। और कोई डाउट आउट हो तो अगली क्लास में बात करते हैं ना यार, अब अपने आप क्लास ही बंद हो जाएगी नहीं तो भी, है ना। चलिए, हाँ PDF में अपलोड कर रहा हूँ।